अब बात करते हैं ये सामने। हाँ, ये सामने आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारा लंग है और ये इसकी एयर ट्यूब है। अब इस एयर ट्यूब में आप देखोगे बाएं हाथ में नीचे से ये नॉर्मल एयर ट्यूब है, जिसमें बीच में रास्ता एकदम व्हाइट कलर का दिया हुआ है, नॉर्मल एयर ट्यूब विदाउट अस्थमा। और सेकंड उसी के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, जिसमें हमारा जो रास्ता है वो सकरा हो गया है, और उसमें येलो कलर का आप देखेंगे ब्रोंकोस पास में इकट्ठा हो गया है, और उस रास्ते को ये सकरा कर दे रहा है, एयर ट्यूब विद अस्थमा। अब ये आप राइट साइड में देखेंगे जो स्क्रीन में जो सामान्य हवा मार्ग होता है, वो आप देखेंगे कि उसका रास्ता चौड़ा है। अब हवा मार्ग की दीवारियों में क्या होता है, सख्त पड़ जाता है इंफेक्शन के कारण, इंफ्लामेटरी के कारण। तो होता क्या कि हवा मार्ग में जो लाइनिंग्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, और सूजन होने के कारण वो जो बलगम होता है, वो बलगम जो है हमारी जो हवा का जो रास्ता है उसमें चिपक जाता है, और बलगम चिपकने के कारण बहुत सारे सिम्टम क्रिएट करता है। इसी चीज को हम लोग अस्थमा बोलते हैं। अब आप फिर से मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं, वो हमारी जो एयर ट्यूब होती है वो सकरी हो जाती है। सकरी किस कारण से होती है, आप देखेंगे इंफ्लामेटरी के कारण, और ब्रोंकोस यानी उसमें कफ जम जाता है, चिपचिपा बलगम जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लेफ्ट साइड में नॉर्मल आप देख रहे होंगे लंग है, और दूसरे साइड में आप देख रहे होंगे एस्थमेटिक लंग है। एस्थमेटिक लंग में जो ऊपर की जो परत होती है वो स्वेलो हो जाती है, और स्वेलो होने के कारण जो एयर वेज है वो सिकुड़ जाता है, उसमें चिपचिपा चिपचिपा बलगम जम जाता है, जो सामने जो स्क्रीन में आपका दिख रहा है। अब इसके लक्षण क्या है, तो आप जान लें कि जब रास्ता वो सकरा हो गया तो बहुत सारे सिम्टम वो देगा। सबसे पहले क्या देगा कि सांस में तकलीफ देगा, आपको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा सा आप चलेंगे तो हंसी आने लगेगी, सीढ़ी चढ़ने में जो है तकलीफ होने लगेगी, और खांसी आएगी। और आपने अक्सर देखोगे जब आदमी लेट जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके सीने से जो है सीटी, जैसे वो सांस लेंगे ना, तो सीटी बजने की आवाज आएगी, सर सर की आवाज आती है। और अक्सर आप देखेंगे उनको तुरंत तुरंत जो है खांसी का सिम्टम उनको आने लगेगा, कफ उनको बनने लगेगा। और जब आप देखेंगे सुबह उठेंगे या खाना खाएंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो उनको बलगम जो है अत्यधिक मात्रा में बनेगा, और सीने में भारीपन रहेगा, क्योंकि सीने में क्या हो गया कि उनको जो है इंफ्लामेटरी हो गई, साथ में क्या हुआ कि उनका बलगम जो है जम गया, तो चेस्ट में उनको पेन भी रहेगा। और सांस न ले पाने के कारण अक्सर रात में कई बार नींद भी टूटेगी, रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि स्लीप डिफिकल्टीज उसको हो जाएगी सांस न ले पाने के कारण। और अगर इसको नहीं सही से ठीक किया गया तो ये सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, तो डॉक्टर इनहेलर को मॉनिटरी कर देता है, कि जब भी कभी आपको सांस लेने में भयंकर प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत इनहेलर अपने पास रखिएगा, और उस इनहेलर को आप यूज करिएगा, तो आपकी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका एक सिनेरियो निकाला गया था कि 30 मिलियन अस्थमा पेशेंट इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि 30 मिलियन लोग, 30+ मिलियन लोग जो है कहीं ना कहीं आपके जो है अस्थमा से ग्रसित हो चुके हैं भारत में। अब इसका देखा जाए प्रिवलेंस ऑफ अस्थमा, तो ग्लोबली अगर बात करें, अस्थमा जो है 10% लोगों का, जिसमें से 5 से 7% लोग जो है एडल्ट है। इंडिया की अगर बात करें, टोटल पॉपुलेशन का 2 से 3% लोग कहीं ना कहीं जो है अस्थमा से ग्रसित हैं। अब उसमें भी जो है क्योंकि ये जो है अनुवांशिकी के कारण भी होता है, तो इसको जाति वाइज भी डिसाइड कर दिया गया है। लेकिन इसके कुछ कारण, इसको जैसे मेन कारण क्या, जेनेटिक फैक्टर, चाइल्डहुड अस्थमा। जैसे किसी को मान के चलिए अनुवांशिकी के कारण ये अस्थमा होता है, तो उसको बचपन से ही ये सिम्टम नजर आ जाएंगे। तो इसके लिए जब परीक्षण हुआ तो कुछ जो है ऐसे सर्टेन जीन्स निकाले गए, जो अक्सर अगर वो जीन्स किसी भी पेशेंट, किसी भी व्यक्ति के अंदर है, तो उसको अस्थमा होना ही होना है। फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होता है। और लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर कारण है, वो आप देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसे लोग जो फैक्ट्रियों के नजदीक रहते हैं, ऐसे लोग जहां पर जो है कल कारखानों के नजदीक रहते हैं, ऐसे लोग जो है जहां की मान के चलिए लकड़ी वकड़ी का जो काम होता है, वहां पर अक्सर जो है देखेंगे उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं गंदा होता है, जिसके कारण वो कुछ कुछ दिनों अगर उसके संपर्क में रहते हैं, तो वो वहां के आसपास के सराउंडिंग के जो लोग होते हैं उनको अस्थमा हो जाता है। हाइजीन हाइपोथेसिस, रिड्यूस अर्ली एक्सपोजर टू बैक्टीरिया एंड वायरस। जो लोग साफ सफाई भी नहीं रखते हैं,
तो क्या होता है कि ऐसे लोग बैक्टीरिया और वायरस की चपेट में आ जाते हैं और वो आगे चल के अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं। यानी जो मूलतः कारण आप देखेंगे, एक तो जेनेटिक फैक्टर के कारण आपका अस्थमा हो जाता है, दूसरा जो कारण है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, यानी हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहां पर रहने वाले लोगों को अस्थमा हो जाता है। अब ये बात करें इंफ्लामेटरी फैक्टर में, आप नोटिस करेंगे कि और कुछ ऐसे इरिटेंट्स हैं इंफ्लामेटरी फैक्टर में, कुछ ऐसे एलर्जीज है। बहुत सारे लोग जो जानवरों को घर पे पालते हैं उनको ये अस्थमा हो जाता है। कुछ ऐसी जगह वर्क करते हैं, जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोग जहां पर क्रेशर मशीन होती है, या मान के चलिए टाइल्स की कटिंग वटिंग जहां पे ज्यादा होती है, वहां पर लोग जो है इसके चपेट में आ जाते हैं। और ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर अक्सर जो है बहुत सारे वाहन गुजरते हैं, तो हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जो लोग ज्यादा रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जब आप देखेंगे उसके संपर्क में आते हैं तो वो चीजें इरिटेट करती है। जब कभी मौसम बदलता है तो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, या उनको यह बीमारी अपना सिम्टम देना शुरू हो जाती है। अब कैसे, जब हम लोग अपनी जगह को बदलते हैं तो ऐसी जगह पे जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे परफ्यूम और कुछ ऐसे जो है टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जब जैसे ही उसका छिड़काव होगा या उस परफ्यूम के संपर्क में आएंगे तो वो क्या करेगा, उनको इरिटेंट करेगा, कफ उनकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसे सिम्टम है, जैसे मान के चलिए आपका जो है फूड एलर्जी है, कुछ ऐसा खाना हम लोग खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब आइसक्रीम खाते तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको अगर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और एसिड रिफ्लक्स के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जो जो लोग मान के चल ज्यादा पोल्यूशन के नजदीक रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम ट्रिगर करती है। तो यहां तक हमने देखा कौन कौन सी चीज है जो इंफ्लामेटरी के कारण हो गया, ट्रिगर करने वाली चीज है जैसे इरिटेंट ऑर्डर और परफ्यूम के कारण, कुछ ऐसे जैसे फूड से एलर्जी हो गया, पोल्यूशन से एलर्जी हो गया, एसिड रिफ्लक्स से हो गया। तो ये वो कारण है जो अस्थमा को पेशेंट को समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है। इसके कई सारे टेस्ट होते हैं, ये सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट है और एक पी फ्लो होता है। इसमें क्या होता है कि एक पाइप नुमा होता है, उसके अंदर एक बॉल होती है। अब होता क्या है कि जब इसमें हम बॉल को फुलाते हैं तो बॉल में एक पैरामीटर लगाओ कितनी ऊपर तक जाती है। अगर स्वस्थ मनुष्य होगा उसके चेस्ट में कोई भी जो भी मान के चलिए बलगम नहीं होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो पूरी अपनी ताकत से फूंक को बहुत दूर तक ले जा सकता है। लेकिन अगर होता क्या है कि उसकी जो एयरवेज है वो नैरो हो चुकी है, और नैरो एयरवेज के कारण जो उनको चेस्ट से ताकत लगानी चाहिए थी वो ताकत नहीं वो लगा पाते हैं। और इसका देखते होंगे, आप देखेंगे मेथाकोलाइन चैलेंज भी एक होता है, ये भी एक टेस्ट होता है। एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है। चेस्ट का एक्सरे बहुत ही कॉमन है, जो आज गांव गांव में भी है तो लोग अक्सर इससे पता लगा लेते हैं। सीटी स्कैन भी होता है। एलर्जी टेस्ट से भी पता चल जाता है। और इपुटनम इसिनोफिल से भी जो है, इसिनोफिल से भी ये पता चल जाता है। ये इसके टेस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग पेशेंट का पता लगा लेते हैं कि उसको अस्थमा है या नहीं है। तो ये आज हमने जाना कि ब्राइट फ्यूचर में सबसे पहले अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा का मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हमारी जो एयर ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे चेस्ट में होता है, वो क्या करते हैं, नैरो हो जाती है। नैरो होने के पीछे दो कारण है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो सबसे ज्यादा है, दूसरा अनुवांशिकी कारण है। अनुवांशिकी कारण में अगर बात करें, इसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है ठीक करने का। दूसरा, अगर इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं अनुवांशिकी वाले से। दूसरा, अगर हम बात करें ऐसी जगह पे व्यक्ति रहता है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा समस्याएं, तो उससे हमें बचाना है, या ऐसी जगह पे जाना है तो हमें मास्क पहन के जाना है। अगर हाइजीन के कारण तो अपने हाइजीन को हमें मेंटेन करके रखना है। और आसपास जब भी कोई आपको ऐसा पेशेंट मिल जाए जो बताए कि मुझे सांस में तकलीफ है, तो समझ लीजिएगा उस पर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसे बार बार खांसी आती है, छाती से आवाज आती है, बलगम बहुत निकलता है, सीने में भारीपन रहता है, रात में प्रॉपर वो नींद नहीं ले पाता, बार बार नींद का टूट जाना है, और सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हमने देखा। और एक चीज हमने देखा कि इसका क्या सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में कितना इसका पॉपुलेशन का 2 से 3% है, ये आज हमने समझा। और इसका अब हमने पूरा कारण समझा, इसके सिम्टम समझा, और इसका जो प्रिकॉशन है वो हम समझेंगे कि वही जो उन चीजों से बचाना है पेशेंट को। अब बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है, और इसका टेस्ट भी हम लोगों ने समझा, इसके कौन कौन से टेस्ट कराना है। तो मोस्टली आप चेस्ट का एक्सरे उसका ले सकते हैं,
चेस्ट के एक्सरे में आप समझ जाएंगे कि उसके छाती में बलगम ज्यादा बना हुआ, सीटी स्कैन के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, और स्नोफिल के माध्यम से भी हम लोग इसका टेस्ट करा के समझ सकते हैं कि व्यक्ति अस्थमेटिक हो चुका है या अभी उसके स्टेज में जाने वाला है। तो ये हमने समझा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड होंगे जो एक्चुअली मेरे साथ वर्क भी कर रहे हैं। वो एक समय बहुत ही सीरियस अस्थमा में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन आज ब्राइट फ्यूचर, जैसे कि आपको सभी लोग को पता है कि कंपनी मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी के द्वारा शुरू गई ये कंपनी इतने शानदार प्रोडक्ट बना रही है जिसके बास्केट में आज देखा जाए बहुत सारी सीवियर डिसीज इसके प्रोडक्ट यूज करके ठीक किया जा चुका है। और आज ऐसे लोग 80% तो लोग मेरी टीम में वो लोग काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, और उस बीमारी से वो ठीक हुए, और इतना विश्वास उनके अंदर पैदा हो चुका कि ब्राइट फ्यूचर में जो मिशन मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर ने लिया था उस मिशन को आगे बढ़ाने में वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जस्ट इसके लिए मैं सभी लोग की तरफ से ब्राइट ब्राइट फ्यूचर के ओनर मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने शानदार प्रोडक्ट हम लोग की बास्केट में लेके आए। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्राइट फ्यूचर के अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो उसको क्या क्या देना है। तो अस्थमा के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट देना है वो हमारा देना है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। मैं इसका नाम फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इसके नाम से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट और आता है इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। रेस्पो का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका नाम है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। और दूसरे वाले का जो नाम है प्लेन इम्यूनिटी बूस्टर। दोनों के कलर में भी फर्क है, वो रेड कलर की बॉक्स में आता है और ये जो है ग्रीनिश कलर की बॉक्स में आता है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। ये हमारा मल्टी मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है जिसपे आपका तुलसी मिला हुआ है, गिलोय मिला हुआ है, त्रिकटू मिला है, इलायची मिला हुआ है, नागर मोथा मिला हुआ है, सौंठ सौंठ मिली है, दशमूल मिला हुआ है, पुष्कर मूल मिला हुआ है, और हल्दी मिला हुआ है। जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि हल्दी हमारे क्या होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है, और अस्थमा का जो पेशेंट होता है कहीं ना कहीं इंफ्लामेटरी हो जाती है यानी सूजन आ जाती है। उस पे ये हमारा जो प्रोडक्ट है इतना गजब का बनाया गया है कि ये हर तरीके के अस्थमिक पेशेंट को, या चेस्ट में कंजेशन है उसमें भी काम करेगा। ये आप आंख बंद करके किसी भी पेशेंट को आप रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा हम इसके जो है इसके फास्टर रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, ओमेगा का इस्तेमाल करना है, और साथ में देना है उसको स्टेम सेल और नोनी। जैसा कि आपको पता होगा कि नोनी में हमारा प्री 09 पाया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे सेल का रक्षा कवच का काम करता है, और स्टेम सेल क्या होता है जो हमारे पूरे डेड सेल को रिजुवनेट करता है, नई सेल को निर्माण करने में मदद करता है। और ओमेगा जैसा कि आप सभी पता होगा ये भी क्या करता है कि हमारे सेल के लिए काम करता है, और साथ में बहुत सारे ओमेगा के हमारा रिस्पॉन्स है और बहुत सारा रोल है ओमेगा का। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो ओमेगा बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 चार इंग्रेडिएंट्स निकाल के ओमेगा 3, 6, 7, 9 को बनाया गया है। ये चार प्रोडक्ट आप किसी भी पेशेंट को दे देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, और 3 से 6 महीने उपयोग करने के बाद वो अपने आप को स्वस्थ पाएगा, और अपने जो उसके चेस्ट में ताकत होनी चाहिए थी वो ताकत उसको नजर आने लगेगी, और जो आवाज आती थी वो आवाज भी कम हो जाएगी। और साथ में आप सभी लोगों को पता होगा कि यह एक ब्राइट फ्यूचर का पेंडेंट भी आया, वो स्क्रीन में नहीं डाला गया है, वो उन लोगों के लिए रखा गया जो मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो मीटिंग के लिए कुछ स्पेशल बताया गया है, कि मीटिंग के लिए कुछ स्पेशल छोड़ के रखा गया है। तो आज पेंडेंट को भी अगर हम पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत शानदार उस पर रोल अदा करता है। तो जैसा आप सभी लोग को पता होगा कि मैं खुद इस पेंडेंट का इस्तेमाल करता हूं। इस पेंडेंट को मैं लगातार जो है कम से कम पिछले 3 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत ही शानदार इसका जो इफेक्ट मेरी बॉडी पे समझ आया है। तो हमें क्या करना है, आज कुछ ऐसे अस्थमा पेशेंट है, बहुत सारे लोग अस्थमा के पेशेंट क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो लगते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, उनका जीवन सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बीतेगा। मगर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, जिसमें आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, और ये आप क्रिकेट प्लेयर हैं, और एक आपके धावक हैं, और एक आपके रेसलर हैं। इन चार लोगों ने अस्थमा को पराजित किया। कहीं ना कहीं अस्थमा पेशेंट थे, और अस्थमा के पेशेंट के साथ साथ इन्होंने ट्रीटमेंट किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से और अपने अंदर की हिम्मत को जुटा के, और साथ में जो उनको दवा जो मेडिकेशन था उसको ठीक करके अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक रही ट्रेनिंग।
और यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो एक बार कहेंगे तो